समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 17 से 19 मार्च के बीच कोलकाता में होनी है। अखिलेश यादव समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे। 2024 को लेकर पार्टी की रणनीति तय होगी, लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव शनिवार को गुजरात के दौरे पर जाने वाले हैं, जहां समाजवादी पार्टी के एकमात्र विधायक कांधल जडेजा ने जो कार्यक्रम आयोजित किया है, अखिलेश यादव उसमें शामिल होंगे। दरअसल 2024 के लिए जिस तरीके से थर्ड फ्रंट बनाने की जो कवायद है, अखिलेश यादव उसका एक मुख्य चेहरा है और इसीलिए वो गुजरात जा रहे हैं। उससे पहले चेन्नई गए, जहां एम के स्टालिन का जन्मदिन था, विधानसभा में सत्र चल रहा था, उसको छोड़कर अखिलेश यादव गए। वहां पर विपक्षी दलों के तमाम नेता पहुंचे थे। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की ये रणनीति है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कैसे घेरा जाए, ना केवल उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अखिलेश यादव ने खुद कहा है कि उनका जो गठबंधन है वो सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, लेकिन देश के अन्य राज्यों में, खासतौर से चेन्नई की बात कर लें हम, या फिर हम बात कर लें गुजरात की बात कर लें, कोलकाता की बात कर लें, वहाँ पर जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की समाजवादी पार्टी बैठक कर रही है, उसके पीछे भी मकसद शायद यही है कि कैसे ममता बनर्जी को भी मनाया जाए, साथ में लाया जाए इस थर्ड फ्रंट के लिए। और अखिलेश यादव भी एक प्रमुख चेहरा है इस थर्ड फ्रंट का, इसीलिए आप देखिए बार बार वो जा रहे हैं, अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं। जो विपक्षी दलों के नेता हैं उनके साथ मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, बैठ के कर रहे हैं। अब पॉलिटिकल व्यक्ति मिलता है तो पॉलिटिकल बातचीत होती है। जाहिर सी बात है 2024 में किस तरीके से रणनीति रहेगी विपक्षी दलों की बीजेपी को रोकने के लिए, उन सारी चीज़ों पर लगातार चर्चा हो रही है। और इसीलिए अब अखिलेश यादव जब गुजरात जा रहे हैं, उसके बाद कोलकाता जाएंगे, तो माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो ये थर्ड फ्रंट की जो कवायद है वो और हम कहें तो यूपी के लिहाज से भी मजबूत होती दिखेगी। उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए अब रास्ता साफ हो गया है, क्योंकि पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट पहले मुख्यमंत्री को सौंपी, फिर कैबिनेट से उसे मंजूरी मिली और अब माना जा रहा है कि अप्रैल या मई महीने में ये जो निकाय चुनाव है वो यूपी में होंगे। हमारे साथ सुभाषपा के मुख्य प्रवक्ता अरुण राजभर हैं, उनसे जानेंगे ये जब कोर्ट ने रोक लगाई, विपक्षी दलों ने बीजेपी पर तमाम आरोप लगाए, पिछड़ा विरोधी, अब कमीशन भी बना, उसने रिपोर्ट भी दी और कहा जा रहा अप्रैल मई में अब चुनाव होंगे। आपकी पार्टी की क्या तैयारी? देखिए, हमने पहले ही स्पष्ट कहा कि बिना ओबीसी को आरक्षण दिए चुनाव नहीं हो सकता। क्यों ना हम लोगों को किसी भी स्तर पर उतरना पड़े। और सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया, न्यायालय ने भी गंभीरता से लिया कि बिना ओबीसी को आरक्षण दिए हम चुनाव नहीं करा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सरकार ने हलफनामा दायर किया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया कि आप 31 मार्च से पहले आप रिपोर्ट सौंप दीजिए, उसके आधार पर आप चुनाव कराइए। तो अब जो रिपोर्ट प्रस्तुत हुआ है कल का, उस रिपोर्ट में ये खामियां भी पाई गई हैं कि जो 30 साल में जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें बहुत सारे ऐसी सीटें हैं जिनका आरक्षण चेंज हुआ ही नहीं है। इसका मतलब कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की बातों का मोहर लग गया कि जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट में ये जो बातें थी कि अति पिछड़ों को राजनीतिक फायदा नहीं मिल पा रहा है, अति पिछड़ों को राजनीतिक लाभ नहीं मिल पा रहा है, इसको रोकने में 12 जातियां लगी थी, वही 12 जातियां राजनीतिक फायदा भी ले रही हैं और सामाजिक फायदा भी ले रही हैं और आर्थिक मजबूती उनकी हो रही है। तो इन 7-9 जातियां, 200 जातियां हैं, जिसमें 7-9 जातियों की रिपोर्ट हमने दिया था कि ये जातियां न तो सामाजिक स्तर से उत्थान पे हैं, न राजनीतिक हैं, न आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। तो इनको भागीदारी तभी मिलेगी जब वास्तविक अति पिछड़ों के लिए रिपोर्ट तैयार होगा और रिपोर्ट करके सरकार इस पे पहल करा करके चुनाव कराएगी। अब जैसा लग रहा है, इसके लिए तो मैं सरकार को बधाई दूंगा कि कम समयों में उन्होंने चुनाव कराने का या रिपोर्ट सौंपने का जो आयोग ने फैसला किया, ये बधाई के पात्र है कि इतने कम समय में इन्होंने रिपोर्ट दिया। अगर इसी तरीके से सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट कम समयों में अगर सौंप दी गई होती, सरकार के पास पहुंच जाती, हमने पहुंचा दिया। हमने तो 31 मार्च 2018 को ही रिपोर्ट दे दिया और ये पहले बता दिया कि 0% सामाजिक स्तर पर उत्थान नहीं हो पा रहा है, राजनीतिक फायदा नहीं मिल पा रहा, आर्थिक मजबूती, ये तो पहले ही हमने बता दिया। अब दोनों रिपोर्ट को अगर इंक्लूड करके ये सरकार अगर उसको लागू करके हर चुनाव में अति पिछड़ों को भागीदारी दे, तो मुझे लगता है कि इनका उत्थान भी होगा, इनकी भागीदारी सुनिश्चित होगी। आप कह रहे हैं 12 जातियां ही राजनीतिक फायदा पाती रहीं, तमाम सरकारें रहीं, किसी ने भी, यानी उन्हीं 12 जातियों को सबने लाभ पहुंचा? देखिए, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हाईकोर्ट कह रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 अक्टूबर 2013 को कहा, अपने फैसले में कहा कि 12 जातियां आरक्षण का लाभ मजबूती से उठा रहे हैं। तब तत्कालीन सरकार श्री अखिलेश यादव जी का था। हाईकोर्ट ने इनकी सरकार को कहा कि नौकरियों में भर्ती
जो भी उत्तर प्रदेश में भर्ती हुई या जो भी राजनीतिक फायदे मिले वो 12 जातियों को मिले। आखिर जब इनको यह मालूम हो गया कि 12 जातियां लाभ उठा रहे हैं तो इन्होंने पहल क्यों नहीं किया कि अति पिछड़ों को भी राजनीतिक फायदा मिले और इन लोगों को भी सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिले, इनको भी नौकरियों में हिस्सेदारी मिले। सामाजिक न्याय समिति की 2001 की रिपोर्ट है ना, आप अगर चाहे होते, अति पिछड़ों का भला करना चाहे होते तो कर दिए होते। आज आप नारा लगा रहे हैं, बाजा बजा रहे हैं कि हम जातिवाद जनगणना कराना चाहते हैं, तो जनता ने आपको 4 बार मौका दिया, अति पिछड़ों ने 4 बार मौका दिया। आप एक बार भी उनके बारे में नहीं सोचे कि हमारी सरकार है, हम इनको लाभ देना चाहते हैं, हम इनको फायदा पहुंचाना चाहते हैं, इनको राजनीतिक भागीदारी देना चाहते हैं, हम जातिवाद जनगणना करा लें। आज आपको सत्ता से पैदल कर दिया जनता ने, तो आपको यह बात याद आ रही कि अब हमको ये कराना चाहिए, तो अब वो जनता आपको ये सुनना नहीं चाहती है, क्योंकि आप तो 100% मुसलमान वोट दिया आपने, साईं दर्जी फकीर, आपने इस वर्ग को या उसमें बहुत सारे जो उपजातियां हैं मुसलमानों के, गरीब कमजोर हैं, उनको तो आपने 18% आरक्षण देने की बात किया था अपनी सरकार में, याद होगा श्री अखिलेश यादव जी ने घोषणा किया कि मैं 18% आरक्षण दूंगा, 1% अपनी सरकार में नहीं दिया। तो आप सोच सकते हैं कि जो व्यक्ति कह करके आरक्षण नहीं दिया वो अति पिछड़ों को कैसे दे सकता है, जो मुसलमानों को नहीं दिया तो अति पिछड़ों कैसे दे सकता है। आप अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं, वो 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं गठबंधन के साथ, और अब अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं, थर्ड फ्रंट की बात हो रही है, उसमें एक प्रमुख चेहरा भी अखिलेश यादव हैं कहीं ना कहीं। आप गुजरात जानने वाले हैं, चेन्नई पहले गए, कोलकाता में उनकी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, तो वो तो अब 2024 की तैयारियों में लगे। देखिए, ये दगे हुए कारतूसों को एक ढेर बना रहे हैं, इसी से लड़ना चाहते हैं। अभी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विकल्प इस देश में किसी नेता के पास नहीं है। ये लाख बना लें, जब सीटों का बंटवारा होगा देखिएगा, सबको मांगने लगेंगे हमको 200 सीट चाहिए, हमको 150 सीट चाहिए, उसी में हवा निकल जाएगी इनकी। तो हर समय हर चुनाव में थर्ड फ्रंट, फोर्थ फ्रंट, फर्स्ट फ्रंट बनता रहता है, लेकिन इनके भरोसे तो कोई फ्रंट नहीं बन सकता है, क्योंकि इनके ऊपर अब भरोसा नहीं है। जनता ने इनको और इस राज्य का बड़ा पद दिया, आपने इस राज्य के लिए आपने कुछ किया ही नहीं है, तो आप दूसरे राज्यों में जाकर के आप यहाँ कुछ है, यहाँ तो बचा ही नहीं पा रहे हैं, बंगाल जाकर के बचाना चाहते हैं। बंगाल में क्या है, 100 वोट नहीं दिला सकते, तेलंगाना में 100 वोट नहीं दिला सकते, महाराष्ट्र में 100 वोट नहीं दिला सकते। तो जिनके पास यहाँ कुछ यहाँ बचा है, जहां यहाँ तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, तो उन राज्यों में क्या कर पाएंगे। हर राज्यों की अलग अलग परिस्थितियां हैं, हर राज्यों के दल अपने अपने नेता को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, तो पहले तो ये तय कर लें कि प्रधानमंत्री का दावेदार कौन होगा। और दूसरी चीज, श्री अखिलेश यादव जी अपरिपक्व नेता है, इनकी बातों का अब वोजन कोई नहीं ले रहा। ये कब क्या बोल देंगे, कब क्या ये कर देंगे और कब कौन सा निर्णय ले लेंगे, इनके दल में खुद विरोधाभास है, और इसी का नतीजा है जनता बार बार देख रही है। और हर चुनाव में 17 देखिए, अगर हम नहीं होते 2022 में पश्चिम में किसान आंदोलन हुआ, ये उम्मीद थी कि किसानों का नाराजगी है, समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट मिलेगा। जिस दल को लेकर गठबंधन में साथ लिए, देख लीजिए मुजफ्फरनगर, आप शामली उठाकर देखिए, बागपत उठाकर देखिए, कई ऐसे जिले हैं जिन जिलों में जिस गठबंधन के सहारे गए थे, उस गठबंधन के सहारे जीत के नहीं आ पाए। एक सीट जीत लिए मैनपुरी, उसमें भी 2 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के पास है, ये 3 विधानसभा समाजवादी पार्टी के। स्थिति जब आप अपने इलाके को नहीं जिता पा रहे, अपने पक्ष में नेताजी के नाम पर जीत करके, श्रद्धांजलि के नाम पर जीत करके बाजा बजाएंगे कि हमने बहुत बड़ा तीर चला दिया, तो वो अब काम खत्म हो गया है। अब उत्तर प्रदेश में आप एक भी सीट जीतने की स्थिति में नहीं है आज की डेट में। आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है, सुभाषपा क्या साथ आएगी, जल्द ऐलान होगा, क्योंकि आप खुद मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प अभी 24 में नहीं है। देखिए, जनता, देखिए क्या है ना कि जो राजनीतिक परिदृश्य है, हर राज्य के अलग अलग जिस तरह राजनीतिक दल हैं, उन लोगों की परिस्थितियों को देख करके मैं बता रहा हूं कि पहले तो ये लोग सामंजस्य नहीं बना पा रहे, एकजुटता नहीं दे पा रहे हैं। बगैर कांग्रेस के ये लोग लड़ना चाहते हैं, देश की सबसे बड़ी पार्टी को आप नजरअंदाज करके चुनाव लड़ना चाहते हैं, और आपस में सर फटोल कर रहे हैं। सर फटोल करके आप देश के प्रधानमंत्री का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। और सच है, स्वदेव भारतीय समाज पार्टी अभी अपना कार्यक्रम चला रही है, अपने संगठन को मजबूत कर रही है और अपना अभियान चला रही है। जब समय आएगा तो वो भी बता दिया जाएगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं, किसके साथ गठबंधन कर रहे हैं। लेकिन अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जनता के बीच में गठबंधन कर रहे हैं, जनता के बीच में जाकर के अपने मुद्दे, चाहे हम एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा का मसला हो, चाहे घरेलू बिजली का बिल माफी का हो, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने का हो, जातिवाद जनगणना करने का हो, गरीबों का फ्री इलाज करने का हो, हम इन मुद्दों के आधार पर जनता के बीच में जाकर के उनको जगाने का प्रयास कर रहे हैं। और जनता के बीच में जो रहेगा, जनता उसके साथ रहेगी। जो जनता के बीच में नहीं है, जो देखिए एसी कमरे में जो बैठे हैं, वही 80 सीट जीतने की बात कर रहे हैं, और जो लोग धरातल पर हैं वो काम कर रहे हैं। ये एसी वाले लोग खाली जुबानों तो बोल रहे हैं कि बस 80 पर लड़ेंगे। देखिए कुछ जिलों में तो ये हालत हो जाएगा ना
कि सब टिकटवा लेकर छोड़ के भागेंगे, ये हालत हो जाएगी इनके साथ। तो स्थिति ये है, समाजवादी पार्टी के चेहरे को जनता ने अब नफरत की निगाहों से देख रही है। एक सवाल ये है कि बीजेपी ने जो भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कराया योगी सरकार ने, अब अगस्त में कहा जा रहा है कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होगी, प्रधानमंत्री आएंगे, 6 लाख करोड़ के जो प्रस्ताव आए थे वो जमीन पर आएंगे, शिलान्यास होगा, यानी 24 से पहले एक बड़ी तैयारी है बीजेपी। देखिए, कोई भी सरकार आए, देश में जितनी सरकारें आई, जनता जिनको चुन करके भेजती है, हर सरकार की प्राथमिकता हो राज्य और देश का भला हो, देश के लोगों का विकास हो और देश का विकास हो। तो जब विकास का मामला आता है तो हम जब तक निवेशक नहीं लाएंगे दूसरे देशों के, जब तक यहाँ कल कारखाने, मिले, फैक्ट्रियाँ नहीं लगेंगे, उद्योग धंधा नहीं लगेगा, छोटे छोटे कुटीर उद्योग नहीं लगेंगे, तब तक विकास का रास्ता और नौजवानों को रोजगार का रास्ता कुछ नहीं बन पाएगा। इसीलिए अगर सरकार प्रयास कर रही है तो ये स्वागत योग्य कदम है, इसमें सभी का साथ देना चाहिए। सभी पार्टियों को इस फैसले की, राज्य का विकास का अगर मसला है तो राज्य के विकास में सबका योगदान होना चाहिए। जिसका जो सोच होती है कि भाई इस तरह विकास होना चाहिए, आप रास्ता सलाह दीजिए, सुझाव दीजिए कि राज्य के सरकार उस तरह से पहल करे, उस तरह पैसा का जो इन्वेस्टमेंट है। हमारा पूर्वांचल आज भी देखिए सबसे बड़ा पिछड़ा है। पूर्वांचल को समाजवादी पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ, जैसे मऊ, कल्पनाथ राय जी जब जिंदा थे तो उन्होंने बहुत संघर्ष किया मऊ और गाजीपुर, आजमगढ़ को मिला करके जिला बनाने के लिए। जब मऊ को उन्होंने कमिश्नरी बनाना चाहा तो यही समाजवादी पार्टी के लोगों ने आजमगढ़ को कमिश्नरी बना दिया। उनका सपना था, समाजवादियों ने उनके सपने को चकनाचूर किया। तो जो कमिश्नरी मऊ होना चाहिए उस कमिश्नरी को उन्होंने आजमगढ़ बनाया, इसलिए कि इनको वहां चुनाव लड़ना था। तो जिन्होंने संघर्ष किया उसको विकास का रास्ता को केंद्र बिंदु बनाया कि पूर्वांचल का हब होगा मऊ, और मऊ को हब बनने से समाजवादियों ने रोका। तो कहीं ना कहीं जो विकास का मॉडल अब चल रहा है उससे बहुत लोगों को तकलीफ हो रही है। विकास उत्तर प्रदेश में होना चाहिए और राज्य का विकास होगा तभी यहाँ रोजगार मिलेगा, तभी नौजवानों को भला होगा, तभी किसानों का भला होगा, हर लोगों का भला होगा। तो आने वाले समयों में जिन लोगों को विकास पसंद नहीं है वही लोग इस तरह की बात कर रहे हैं और वही लोग विरोध कर रहे हैं। विकास में बाधक यही लोग बन रहे हैं। तो ये आपने सुना, क्या कहना है सुभाषपा के मुख्य प्रवक्ता अरुण राजभर का। साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये ओबीसी आयोग बना, उसने अपनी रिपोर्ट दी, सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं और उनके निशाने पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी है और उनके लिए, बीजेपी के लिए ख़ास तौर से वो कई चीज़ों को लेकर सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। कैमरा जितेंद्र के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। ये भी बात है कि बीजेपी के थे उमेश पाल, तो बीजेपी उनका स्टेटस पार्टी कैसे लेती है उमेश पाल? देखिए, फर्क इससे नहीं पड़ता है कि कोई व्यक्ति किसी पार्टी से जुड़ा है, किस पार्टी के साथ उसकी संबद्धता है। महत्वपूर्ण ये है कि अन्याय कैसा हुआ है। आज उमेश पाल की जाति नहीं देखी जा रही है। आज समाजवादी पार्टी को उमेश पाल की जाति नहीं दिखाई दे रही है। किस तरह से समाजवादी पार्टी आज मजहबी तुष्टीकरण के लिए अतीक अहमद के बचाव में खुल करके खड़ी हुई है। आज उन्हें जो शहीद उत्तर प्रदेश पुलिस का जवान है निषाद, उसकी जाति नहीं दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी जाति की बात करती है, लेकिन जैसे ही मजहबी तुष्टीकरण करना होता है वो जाति के एजेंडे को किनारे रख देती है। आज ये समाजवादी पार्टी से सवाल पूरा पाल समाज भी पूछ रहा है, निषाद समाज भी पूछ रहा है कि आखिरकार अब उनको जाति क्यों नहीं दिखाई दे रही। सर, बीजेपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करने जा रही है। अगस्त महीने में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो सकती है। 2024 के चुनाव में बीजेपी इसे एक बड़े मुद्दे के तौर पर लेके चलेगी, क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी केवल जनता को गुमराह कर रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव जीतने के लिए भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए खाली इन्वेस्टमेंट मीट की बात करके जनता से वोट लेने का प्रयास कर रही है। आज जनता की जन समस्याएं, जन मुद्दे हैं, बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, विकास। इन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार की कोई बात करने को तैयार नहीं है। जनता के मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी सरकार का कोई सरोकार नहीं है, केवल ये बड़े पूंजीपतियों की पार्टी होके रह गई है। सर, अखिलेश यादव थर्ड फ्रंट के एक बड़े चेहरे के रूप में उभर रहे हैं। पहले वो चेन्नई गए, फिर कोलकाता में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है और अब गुजरात जा रहे हैं। थर्ड फ्रंट की ये पहल 2024 में काम आएगी? 2024 में केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बनेगी और तीसरे मोर्चे की सरकार बनाने के लिए
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी लगातार दौरा करने का काम कर रहे हैं और वो गैर भाजपाई पार्टियों को इकट्ठा करके 2024 में केंद्र में हम लोग सरकार बनाएंगे और इस सरकार में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होगी और अखिलेश यादव जी देश के अगले नए प्रधानमंत्री होंगे। तीसरा है ये, पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। स्थानीय निकाय चुनाव अब होंगे, सपा जो आरोप लगा रही थी उस पर आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों का आरक्षण समाप्त करना चाहती थी, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने हाई कोर्ट में रिट करी थी। रिट में फैसला हो गया कि पिछड़ों का आरक्षण खत्म हो गया, लेकिन जब सपा ने पूरे प्रदेश में आंदोलन करने का काम किया तब आयोग बनाया गया और अब पिछड़ों का आरक्षण खत्म नहीं होगा तभी चुनाव होंगे। हम अगर आरक्षण खत्म हो गया तो हम चुनाव होने नहीं देंगे। हम लोगों का साफ स्पष्ट रूप से निर्णय है कि दलितों का और पिछड़ों का आरक्षण अगर भाजपा सरकार ने खत्म करने का कोई प्रयास किया तो उसके खिलाफ पूरे देश में संघर्ष होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसीलिए जातीय जनगणना कराना चाहती नहीं है। हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि जातीय आधार पर जनगणना हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दलितों को और पिछड़ों को उनका हक, अधिकार, न्याय और सम्मान न मिलने पाए इसका प्रयास करने का काम कर रही है। समाजवादी पार्टी दलितों को, पिछड़ों को उनका हक, अधिकार, सम्मान और न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करने का काम करती रहेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।